अब हम कंपनी के लाभों के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी का फ़ायदा क्या है, कंपनी को बनाने का क्या फ़ायदा है। जैसे एकल स्वामित्व को बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये लगता है कि सारा प्रॉफिट एकल स्वामी के पास जाता है, सारे डिसीजन वही लेता है, तो उसको किसी से पूछने बताने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सीक्रेसी होती है, गोपनीयता बहुत अधिक होती है। तो कंपनी बनाने का क्या फ़ायदा है? कंपनी बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके सदस्यों का दायित्व इनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है। इसी वजह से कंपनी इतनी पॉपुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या है कंपनी का फ़ायदा कि इसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है और सदस्यों की निजी संपत्ति पे कोई आंच भी नहीं आती, मतलब कोई उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को कोई खतरा नहीं होता। दूसरा फ़ायदा है हितों का हस्तांतरण। हितों का हस्तांतरण, हितों के हस्तांतरण में क्या है कि एक्चुअली कंपनी दो प्रकार की होती है, जब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो जो एक निजी कंपनी होती है, एक सार्वजनिक कंपनी होती है। एक सार्वजनिक कंपनी में, अभी हम वो बाद में डिस्कस करेंगे कि सार्वजनिक कंपनी क्या होती है, लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी में हम जब चाहें उसके सदस्य बन सकते हैं, और अगर हमें वो कंपनी पसंद ना आए तो हम जब चाहें उसकी सदस्यता को छोड़ भी सकते हैं, हम उसकी मेंबरशिप को छोड़ देंगे उस कंपनी की। तो इसलिए लोग जो हैं कंपनी को प्रेफर करते हैं, जब उनको अच्छा लग रहा है तो उस कंपनी में पैसा लगाते हैं, नहीं पसंद आ रहा तो उस कंपनी के शेयर्स को बेच देते हैं, जिससे कि वो कोई बंध नहीं जाते उस कंपनी से एक बार में। दूसरा है पृथक वैधानिक अस्तित्व। इसमें हमने बताया था, विशेषताओं में ही बताया था, पृथक वैधानिक अस्तित्व का मतलब कंपनी का अस्तित्व अलग होता है, कंपनी के सदस्यों का अस्तित्व अलग होता है, कंपनी की संपत्तियां अलग होती हैं, सदस्यों की संपत्तियां अलग होती हैं, और इस पृथक वैधानिक अस्तित्व के कारण ही सभी सदस्यों का दायित्व जो है वो सीमित होता है। क्योंकि कंपनी का वो नुकसान है तो वो सदस्यों का नुकसान नहीं होता है, वो कंपनी का नुकसान है। सदस्यों का नुकसान कितना, जितना उन्होंने उस कंपनी में पैसा लगाया है। तो कंपनी के तीन फायदे, सीमित दायित्व होता है, हितों का हस्तांतरण, आसानी से आप अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को, और आपका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, एक अलग अस्तित्व होता है। तो अगर कंपनी डूबती है तो ये नहीं है कि सदस्य भी साथ में डूब गए, केवल सदस्यों का उतना पैसा डूबता है जितना उन्होंने कंपनी में निवेश किया है। इन्हें नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगला फ़ायदा है कंपनी का कि इसके संसाधन जो होते हैं वो एकल स्वामित्व और साझेदारी की तुलना में बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे तो एकल स्वामित्व में बहुत फ़ायदा है, फिर क्यों लोग कंपनी की तरफ आते हैं? क्योंकि जब लोगों को अपने व्यवसाय का आकार बढ़ाना है, ज़्यादा बिजनेस को फैलाना है, ज़्यादा पैसे की, ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता है, तो वो कंपनी की ओर जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो कंपनी की इमेज एकल स्वामित्व और साझेदारी के मुकाबले मार्केट में अच्छी होती है, तो बैंक या दूसरे लेनदार या दूसरे लोग जो हैं कंपनी को आसानी से ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एकल स्वामित्व और साझेदारी की तुलना में कंपनी के पास ज़्यादा वित्त, ज़्यादा ऋण और ज़्यादा जनता का विश्वास होता है। ये रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं इनके पास में एकल स्वामित्व और साझेदारी के कंपैरिजन में। अब क्योंकि इतना पैसा है, इतने रिसोर्सेज हैं, इसलिए वो जो चाहें जैसा चाहें अपनी कंपनी को बना सकते हैं। एकल स्वामित्व तो एक बड़े महंगे मैनेजर को नहीं रख सकता ना, क्योंकि उसके रिसोर्सेज सीमित हैं। लेकिन कंपनी चाहे तो कितने भी अच्छे अच्छे लोगों को अपॉइंट कर सकता है, कितने भी अच्छे लोगों को नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है। तो इसलिए क्योंकि कंपनी के पास पेशेवर प्रबंध क्यों होता है? क्योंकि कंपनी के पास उन पेशेवर लोगों को ऊंचा वेतन देने के लिए अच्छा पैसा उपलब्ध होता है, तो लोग उनके पास टिके रह सकते हैं। जबकि एकल स्वामित्व या साझेदारी की जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो सीमित होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने आप ही अपना सारा काम चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स हैं कंपनी के लाभ के। समरी में हम एक बार इसको दोबारा से देख सकते हैं। क्या क्या फ़ायदा है? सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है, आसानी से अपने शेयर्स को किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर पसंद ना आए तो। कौन सी कंपनी के? सार्वजनिक कंपनी के। कंपनी दो तरह की होती है ना, निजी और सार्वजनिक। तो सार्वजनिक कंपनी के शेयर्स को हम आसानी से किसी और को बेच सकते हैं। सदस्यों का दायित्व, अस्तित्व, कंपनी का अस्तित्व और सदस्यों का अस्तित्व अलग अलग होता है, और कंपनी के पास में ज़्यादा संसाधन होते हैं, किसके मुकाबले? एकल स्वामित्व और साझेदारी के मुकाबले। और इसी वजह से वो जिसको चाहे उसको अपने यहाँ पर नौकरी पर रख सकते हैं, पेशेवर प्रबंध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंपनी के 5 लाभ हैं जो हमें याद रखने हैं: सीमित दायित्व, हितों का हस्तांतरण, पृथक वैधानिक अस्तित्व, अधिक संसाधन और पेशेवर प्रबंध। कंपनी के दोषों के बारे में चर्चा करते हैं।
बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ते पढ़ते हमें आदत हो जाती है हर चीज़ की अच्छाइयाँ और फिर उसमें से उसकी बुराइयाँ ढूंढने की। तो कंपनी की भी कुछ बुराइयाँ होती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एकल स्वामित्व में क्या है, आपको लगता है आपको परचून की दुकान खोलनी है, थोड़ा सा सामान खरीदेंगे, दुकान शुरू कर लेंगे। लेकिन कंपनी में क्या है, कंपनी का निर्माण और कंपनी का समापन दोनों ही बहुत कठिन है। तो कंपनी का निर्माण कठिन होता है, क्यों? क्योंकि इसमें समय, धन, श्रम और बहुत सारी कानूनी औपचारिकताएं होती है। बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा भी लगता है इसके निर्माण में, बहुत मेहनत भी लगती है और बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, बहुत सारे दस्तावेज हैं जिनका निर्माण किया जाता है। अगर आप एक सार्वजनिक कंपनी की बात करें, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे भी, तो सार्वजनिक कंपनी के निर्माण में 4 स्टेजेस होते हैं, 4 चरण होते हैं। जब वो 4 चरण पूरे हो जाते हैं, उसी के बाद कंपनी का पूर्ण निर्माण होता है। दूसरी प्रॉब्लम गोपनीयता की कमी। जो भी इसकी सूचनाएं हैं, जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है कंपनी की, वो इनको अखबारों में पब्लिश करनी पड़ती है, इंटरनेट पर डालनी पड़ती है, अपनी कंपनी की जो वेबसाइट है उस पर पब्लिश करनी पड़ती है, लोगों तक अपनी सारी डिटेल्स पहुंचानी पड़ती है। इसलिए ये अपनी किसी भी बात को लोगों से छुपा कर नहीं रख सकते। तो क्योंकि एक सार्वजनिक कंपनी को अपनी सूचनाएं आम जनता को दिखानी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर गोपनीयता की कमी होती है, ये हमें याद रखना है। तीसरा पॉइंट है, कंपनी कितनी बड़ी है, हम लोग इतने अधिकतर लोग हम लोग जियो का फ़ोन, जियो का नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग जो है वो अंबानी से मिले हैं? हम तो नहीं मिले, शायद आप भी नहीं मिले होंगे। तो वो जो असली मालिक हैं उनसे हमारा कोई व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता। ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। छोटी छोटी कंपनीज भी जैसे जैसे उनका आकार बड़ा होता जाता है, उनका और ग्राहकों का आपस में कोई भी पर्सनल रिलेशन नहीं रहता है। हाँ, कस्टमर केयर या दूसरे तरीक़ों के माध्यम से हम कंपनी से जुड़ सकते हैं। तो कंपनी के बड़े आकार की वजह से स्वामी, प्रबंधक, मालिक और ग्राहकों के बीच में कोई व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता है। बहुत दूरी महसूस करते हैं कई बार ग्राहक, कस्टमर्स, वो असली मालिक को नहीं जानते हैं। तो 3 सीमाएं, कठिन निर्माण मुश्किल होता है, समापन भी कठिन होता है। पॉइंट्स कम पड़ जाए कभी तो अलग अलग बना लो। निर्माण कठिन है, समापन कठिन है। गोपनीयता की कमी है, कोई व्यक्तिगत संपर्क नहीं है, किसके साथ? स्वामी के साथ। चौथा पॉइंट है कि कंपनी में बहुत सारे नियम होते हैं, तो कंपनी को चलाते समय बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है और कभी कोई एक आधा नियम भूल गए तो फिर कंपनीज एक्ट में जो लिखा हुआ कोई पेनल्टी है, कोई फाइन है, वो सब चीज़ों को भुगतना पड़ता है। लास्ट पॉइंट है इसमें, क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी होती है, इतने सारे लोगों की सहमति लेनी होती है। एकल स्वामित्व में क्या है, एकल स्वामी अकेला डिसीजन ले लेता है। पार्टनरशिप में क्या है, 4-5 लोग मिले, उन्होंने डिसीजन ले लिया। लेकिन कंपनी में क्या है, जितने कंपनी के सदस्य हैं बहुत बार तो उन सबको मीटिंग में बुलाना या प्रॉक्सी मीटिंग्स करना, ये सब करना पड़ता है, जिस वजह से कंपनी में डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में बहुत अधिक समय लग जाता है। तो ये 5 सीमाएं हैं, एक बार इनकी समरी देखते हैं कैसे। सबसे पहली सीमा, कठिन निर्माण है। निर्माण बहुत कठिन है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है, बहुत धन लगता है और बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं। कोई गोपनीयता नहीं होती, क्यों? जैसे मैंने न्यूज़पेपर बनाया है, सारी सूचनाओं को अखबार को न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पर इन्हें छापनी पड़ती हैं। व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता, बॉस यहाँ बैठा हुआ है, ग्राहक यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा दूरी महसूस करता है बहुत बार ग्राहक। बहुत सारे रूल्स हैं, रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हंड्रेड्स ऑफ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। पूरा कंपनीज एक्ट है, जिसका आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं कंपनीज एक्ट के बारे में, जिसको कि पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कंपनी को संचालन करने के लिए। और निर्णय में देरी, डिसीजन में देरी। इंडिया का मैप बनाने की कोशिश करी, कोई सदस्य यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, अलग अलग जगहों पर है, सबको एक साथ जोड़ना, निर्णय लेना बहुत बड़ा काम होता है। तो ये कंपनी की सीमाएं हैं। अभी हमने कंपनी के लाभ और कंपनी की सीमाएं पढ़ी हैं। अगली वीडियो में हम कंपनी के अलग अलग प्रकार डिस्कस करेंगे, इसे नोट कर लीजिए।